हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे वंडरफुल चैप्टर देख रहे हैं क्लास 12 का, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजक यौगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम उप सहसंयोजक यौगिक की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमें दो चीज़ों का बात करना होता है। एक होता है द्विक लवण यानी जिसे डबल साल्ट कहते हैं, और एक होता है जटिल यौगिक या उप सहसंयोजक यौगिक या फिर समन्वय यौगिक। ये सारे नाम एक ही हैं, मतलब ये सारे जो हैं एक ही यौगिक के नाम हैं। तो देखिए दो या दो से पहले तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, और एक नीचे और यौगिक लिखते हैं K4FeCN का होल 6। देखिए इस दोनों यौगिक में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसमें हमने बड़ी ब्रैकेट बनाया, ये कभी आप नहीं देखे होंगे, क्लास 12th में ही पहली बार आपको दिखता है। और इस तरह के यौगिक को जटिल यौगिक कहते हैं। और द्विक लवण क्या होता है, देखिए ये भी FeCN और K4 से बना हुआ है, और ये भी जो है ये यौगिक भी K2SO4 Al2SO3 और H2O से बना हुआ है। इसमें जल के अणु है 24। तो द्विक लवण भी होता है अस्थाई यौगिक से बना हुआ, और जटिल यौगिक भी होता है। लेकिन इसको जब आयनीकृत करिएगा तो ये आयनीकृत होकर K प्लस बनाएगा, SO4 2 माइनस बनाएगा, Al जो है वो Al3 प्लस बनाएगा। जल भी टूटेगा तो ये SO4 भी 2 माइनस बनाएगा, जल भी टूटता है तो H प्लस देता है OH माइनस, यानी इसका जो है पूर्ण आयनीकरण हो जाता है। लेकिन इसको जब तोड़िएगा तो K प्लस देगा, और FeCN6 जो है ये माइनस देगा। ठीक है, इस तरह का यौगिक ये है, यानी ये पूरा Fe2 प्लस नहीं बनाएगा या फिर Cn माइनस नहीं बनाएगा, यानी इसका पूर्ण आयनीकरण नहीं होता है। तो 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि भाई द्विक लवण और जो है जटिल यौगिक में क्या अंतर है, तो कहिएगा द्विक लवण और जटिल यौगिक में यही अंतर है कि द्विक लवण भी दो या अधिक अस्थाई यौगिक से बना हुआ यौगिक होता है, परंतु इसका पूर्ण आयनीकरण संभव है, यानी इसमें पूर्ण तरीके से ये आयनीकृत हो सकते हैं इसके अवयव। लेकिन जो जटिल यौगिक है ये भी दो या दो से अधिक अस्थाई यौगिक से बना हुआ यौगिक है, परंतु इसका पूर्ण आयनीकरण संभव नहीं है। तो 2 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि द्विक लवण और जटिल यौगिक में क्या अंतर है, तो आई होप आप आंसर कर पाएंगे। अब देखिए, अब हमारे सिलेबस में जटिल यौगिक है, तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको लिखने के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ों को। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ जो आपको ये बड़ी ब्रैकेट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, और समन्वय मंडल के शुरू में ही सबसे पहले जो धातु होता है इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। और जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े परमाणु या परमाणु समूह को हम लोग लिगेंड कहते हैं। ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और बाहर में ये क्या है, ये धातु है जो कि बैलेंस बना के रखता है यौगिक में। यहाँ पे आप देख लिए समन्वय मंडल, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे K4 है और Fe है और CN6 है। हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। फिलहाल के लिए आप जानिए कि Cn का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है और पोटासियम का होता है +1, और जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका अलग अलग यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या अलग होता है। और जब इस पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे यहाँ प्लस या माइनस नहीं लिखा है, तो इसको हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या है, 0 है। इसका मतलब है एक पोटासियम का अगर चार्ज +1 होता है तो 4 का होगा +4, और इसका जिसका हम लोग निकालेंगे केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना होता है तो उसका x मानेंगे। देखिए केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना होता है तो उसका x मानेंगे। और साइनाइड का 1 का होता है -1 तो 6 का हो जाएगा -6। ये तीनों आपस में मिलके कितना होगा भाई, 0 होगा, तो बीच में प्लस देते हैं। इसका मतलब है x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा +2। तो यहाँ जो है Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं फिलहाल तो आप समझ लेंगे कि Cn का -1 होता है, 6 का -6, और यहाँ पे 4 का है तो +1 होता है, 1 का तो +4 हो जाएगा, +x, और टोटल मिला के कुछ नहीं है तो 0 अगर है तो क्या कर लेंगे 0 के बराबर, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ आयरन का जो हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या आया है वो +2 आया है। और आयरन क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु की जो क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक संयोजकता।
केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक संयोजकता। और केंद्रीय धातु परमाणु से जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़े होते हैं, लिगेंडों की संख्या को हम लोग कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। यहाँ एक और बात आपको देखने को मिलेगा कि प्राथमिक संयोजकता जो है ये प्लस या माइनस में है, अर्थात ये आयनीकृत हो सकती है। तो प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत हो सकती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता नंबर है, तो द्वितीयक संयोजकता जो है आयनीकृत नहीं हो सकती है। अच्छा, जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या है? वो है ऑक्सीकरण संख्या। Fe का ऑक्सीकरण संख्या है +2। तो प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या होता है, द्वितीयक संयोजकता क्या होता है? लिगेंड की संख्या। इसलिए द्वितीयक संयोजकता को ही लिगेंड की संख्या को चूंकि हम लोग कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या, तो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो क्या होती है? उप सहसंयोजक संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो द्वितीयक संयोजकता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, प्राथमिक संयोजकता जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या होता है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में, ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन हमने बताया, इसको बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है वर्नर। तो आपसे 5 नंबर में एक बार पूछा गया था कि भाई वर्नर का क्या सिद्धांत है जटिल यौगिक को लेकर, ये भी आपको समझना है मेन। उसके बाद हमें लिगेंड के टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ने हैं, और उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी जिसे हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। और उसके बाद IUPAC नेमिंग ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में। सबसे पहले हमने देखा द्विक लवण, जैसे K2SO4 × Al2SO4 का होल 3 × 24H2O। ये जो है फिटकरी का सूत्र है, जिसे हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार का द्विक लवण है, सॉरी पोटास एलम लिखना था, एलम। और ये जटिल यौगिक है NH3 का होल 4 और SO4। अब देखिए SO4 का जो चार्ज होता है वो -2 होता है, NH3 का 0 होता है, तो 0 × 4 करेंगे 0, और टोटल पर अगर चार्ज कुछ नहीं है तो बराबर करेंगे 0। और इसका निकालना है तो केंद्रीय धातु परमाणु का निकालना ही होता है, तो इसको क्या मान लेते हैं? 0। तो यहाँ पर जो है 0 है, तो इधर आएगा क्या होगा? +2। तो यहाँ पर कॉपर का भी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है? +2 है। ये बात भी आप जान गए। जटिल यौगिक और द्विक लवण में क्या अंतर है? दोनों ही 2 या 2 से अधिक अस्थायी यौगिकों से बने यौगिक होते हैं, परंतु द्विक लवण का पूर्ण आयनीकरण संभव है, जबकि जटिल यौगिक का पूर्ण आयनीकरण संभव नहीं है। अब वर्नर के सिद्धांत को देखते हैं, जिन्होंने एक्सप्लेन किया जटिल यौगिक या फिर उप सहसंयोजक यौगिक को। तो सबसे पहले इन्होंने बताया केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बारे में। इन्होंने बताया कि समन्वय मंडल में उपस्थित धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं, और केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े परमाणु या परमाणु समूह को लिगेंड कहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता होती है और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है उस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड की संख्या होती है। फिर उन्होंने ये बताया कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनीकृत होती है चूंकि, और ये प्लस है तो प्लस हमेशा ही माइनस से संतुष्ट होती है। तो प्राथमिक संयोजकता हमेशा नेगेटिव आयन यानी माइनस आयन से संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता एक संख्या है तो वो प्लस माइनस या उदासीन तीनों से ही संतुष्ट होता है। तो द्वितीयक संयोजकता लिगेंड की संख्या है तो वो नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल किसी से भी क्या होती है? संतुष्ट। अब इन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंडों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि किसी तत्व के लिए द्वितीयक संयोजकता जो है वो अनआयनीकृत होती है। जैसा कि हमने देखा कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो आयनीकृत होती है, यानी आयन होती है। जैसे +2 क्या है? प्लस है तो आयन है। प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है, लेकिन द्वितीयक संयोजकता जो है वो क्या होती है? अनआयनीकृत होती है। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए लिगेंड के बारे में, जैसा कि हमने देखा कि लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे परमाणु या परमाणु समूह जो कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़कर जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं। अब लिगेंड हमारे कई तरह के होते हैं। लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसे हम लोग निम्नलिखित 4 वर्गों में बांट सकते हैं।
दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु क्या है, तो लिगेंड में कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बंधन का निर्माण करते हैं ताकि जटिल यौगिक बन सके। कोई भी यौगिक परमाणु के बीच बंधन बनने से ही बनता है। तो लिगेंड में उपस्थित वैसे परमाणु जो अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करके जटिल यौगिक का निर्माण करेंगे उसे दाता परमाणु कहेंगे। अगर लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या 1 है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं, यानी मोनोडेंटेंट लिगेंड। अगर उसमें दाता परमाणु की संख्या 2 है तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। अगर उसमें दाता परमाणु की संख्या 2 से अधिक है तो उसे बहुदंतुर कहते हैं। और सुनिए, कई बार ऐसा लिगेंड होता है जैसे कि CN, इसमें C और N दोनों ही दाता परमाणु है, लेकिन किसी एक जटिल यौगिक में या तो C इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बंधन का निर्माण किए हुए रहते हैं या फिर N इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बंधन का निर्माण किए हुए रहते हैं। तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो परंतु किसी एक जटिल यौगिक में कोई एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बंधन का निर्माण करते हैं उसे हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। जैसे CO और NO2, ये दोनों जो है CN यानी साइनाइड, या फिर NC जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, NO2 जिसे नाइट्रेटो कहते हैं, या फिर ONO जिसे इसको बोलते हैं नाइट्रेटो N। हालांकि देख लीजिएगा, अभी फिलहाल देख लीजिए CN और जो NO2 है ये दोनों क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड भी हैं। और CN चूंकि एक दाता परमाणु भाग ले रहा है तो वास्तव में ये भी क्या है, या फिर NO2 अगर ये बोलेगा तो एक प्रकार का एक दंतुर लिगेंड ही है क्योंकि एक ही दाता परमाणु भाग लेते हैं। उसके बाद द्विदंतुर में याद रखिएगा EN जिसे इथिलीन डायमीन बोलते हैं, और OX जिसे ऑक्सीलेटो कहते हैं। और ये ऐसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन के साथ ये सब एग्जांपल याद कर लीजिएगा। बाकी इसका बहुत अधिक बेनिफिट आपको आगे मिलेगा इसी वीडियो में। तो देखिए, बहुदंतुर लिगेंड जो होता है वो होता है EDTH, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, और इसमें दाता परमाणु की संख्या जो होती है वो 6 होती है, तो 2 से अधिक है जिस वजह से इसे क्या कहेंगे, बहुदंतुर लिगेंड। और एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में हमने आपको बताया। तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है लिगेंड किसे कहते हैं, इसका वर्गीकरण करें। तो सबका परिभाषा विद एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इस ये हो गया लिगेंड। अब देखिए, अब हमें जो है परमाणु का यानी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है, और साथ ही साथ ये भी सीखना है कि भाई उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। तो आवेश जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम देखेंगे और उस पर क्या आवेश है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है H2O। H2O जो है ये जल होता है, इसे ये जो है जब लिगेंड के रूप में होता है यानी जब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है तो इसका नाम होता है एक्वा। NH3 का नाम होता है एमीन। CO का नाम होता है कार्बोनिल। CH3 को कार्बोनेटो कह सकते हैं हम लोग, कार्बोनेटो। और जो ये है इसको हम लोग नाइट्रोसिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। ये सारे ऐसे मतलब लिगेंड है जिस पर कितना चार्ज रहता है, तो 0 रहता है। उसके बाद NO2 जिसे नाइट्रेटो N या O कहते हैं। देखिए यहीं पर आप समझाते हैं, NO2 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों परमाणु दे सकता है, यानी दोनों दाता परमाणु है। तो जैसे ये धातु केंद्रीय धातु परमाणु है और इसे क्या दिया है, NO2 में N दिया है, तो इसको कहेंगे नाइट्रेटो N। और अगर दाता परमाणु को ऑक्सीजन प्रदान करता है इलेक्ट्रॉन तो इसको कहते हैं नाइट्रेटो O। तो नाइट्रेटो O या फिर नाइट्रेटो N जो होता है उसका ही फॉर्मूला क्या होता है, NO2। ये एक तरह का एम्बिडेंट लिगेंड है। उसके बाद CN के बारे में भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइडो बोलते हैं, या फिर इसको सीधे साइनो भी बोल सकते हो। उसके बाद SCN है जिसको कि थायो साइनिडो बोलते हैं, इसमें भी S या फिर N इलेक्ट्रॉन दे सकता है। उसके बाद X होता है हेलो, जिसमें क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये सारे हो गए। और NO3 जो होता है वो होता है नाइट्रेटो। उसके बाद OH जो होता है वो हाइड्रोक्सीडो होता है, यानी हाइड्रोक्सो कह सकते हैं। तो ये सारे जो होते हैं इस पर चार्ज कितना होता है, -1 से। ये जो होता है CO3 ये कार्बोनेट होता है, कार्बोनेटो नहीं कार्बोनेट होता है। और SO3 सल्फेटो होता है। C2O4 यही जो है OX है, जो कि हम आपको बोले थे द्विदंतुर लिगेंड है, यानी इसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है।
तो इसका सूत्र क्या होता है C2O4, जिसे OX से हम लोग लिखते हैं, और ये क्या है द्विदंतुर लिगेंड है, इस पर चार्ज होता है -2, और ये NH2CH2 NH2CH2 जो कि है EN, और EN का जो नाम है वो क्या होता है इथिलीन डायमीन होता है। इथिलीन डायमीन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 0 होता है, और EDTA जो है तो EDTA जो होता है तो होता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, और इस पर जो चार्ज होता है वो -4 होता है। तो अब हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे। फिलहाल जितना हमने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, खास करके उन यौगिकों को जिसका कि नाम हमें बार बार मतलब याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे H2O NH3 CO और NO, ये सारे पर चार्ज जो है वो -1 होता है, और सबका नाम, इसका नाम है एक्वा, इसका नाम है एमीन, सॉरी इस सब पर चार्ज 0 रहता है। इसका नाम है एक्वा, इसका नाम है एमीन, और CO का नाम है कार्बोनेटो, और इसका नाम है नाइट्रोसिल। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा Cl-O, F-O, Br-O या I-O, इसको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो लिखते हैं, या फिर OH-O, इसको लिखते हैं हाइड्रोक्सो, या फिर CN-O, इसको लिखते हैं साइनो। तो ये सभी पर जो चार्ज होता है वो माइनस का कितना होता है 1 होता है। उसके बाद आप याद रखेंगे CO3SO4 यानी कार्बोनेट सल्फाइड, उसके बाद OX में C2O4 रहता है। ये सब, ये है कार्बोनेट सल्फाइड, और ये है ऑक्सीलेटो, और ये सब पर जो चार्ज होता है वो -2 होता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे एक और, यहीं पे याद रखिएगा EN इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन पर जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है 0 ही होता है। ये सारे के सारे अगर आप याद कर लेते हैं तो यहीं से मतलब बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। अब ये अगर हमें याद है, धातु में तो आपको याद ही होगा, पोटासियम का +1 होता है, सोडियम मैग्नीशियम वगैरह का क्या होता है +2 होता है, कैल्शियम का क्या होता है +2, ये सारे होते हैं। थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, बट ये सारे जो यौगिक हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले यौगिक हैं। अगर ये हमें याद है तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का जो है ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हम निकाल सकते हैं उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ यौगिक को लिखेंगे। जैसे पहला यौगिक है अपना K4FeCN6। अब देखिए ये अगर हमारा यौगिक है तो देखिए इस वाले यौगिक में हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। तो समन्वय मंडल में सबसे पहला जो तत्व होता है, धातु होता है, वही होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है Fe, और Cn का जो चार्ज होता है वो देख लीजिए कितना होता है -1 होता है। तो -1 होता है तो 6 है तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और यहाँ पोटासियम का +1 होता है तो 4 का क्या हो जाएगा +4। सबको ऐड ऑन करेंगे तो 0 आएगा, जिस वजह से हमने देखा कि x के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग +2। तो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या आया वो कितना आया +2। अब देखिए Fe यानी लोहा का जो हमारा परमाणु संख्या होता है, लोहा का होता है 26, लेकिन जब लोहा ना हो और लोहा पर चार्ज हो +2 तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 24, क्योंकि जितना प्लस उतना इसने क्या किया लूज कर दिया, उतना इससे निकल गया। तो अगर 24 से 2 निकल गया तो कितना बचा, सॉरी 26 से 2 निकल गया तो कितना बचा 24। अब इसमें लिगेंड कितना है, तो लिगेंड है 6। यहाँ देखिए लिगेंड की संख्या है 6। लिगेंड जितना रहता है उससे मतलब उससे जो है दोगुना जो होता है इलेक्ट्रॉन लिगेंड प्रदान करता है। तो अगर लिगेंड यहाँ 6 है तो लिगेंड के द्वारा प्राप्त, लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितना हो जाएंगे 12। अब देखिए किसी जटिल यौगिक में
केंद्रीय धातु परमाणु से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को प्रभावी परमाणु संख्या यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाता है, वो कितना आता है 36। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में कि प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो कहेंगे किसी जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं उसमें मौजूद लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। और इस तरह से एग्जाम्पल दे देंगे तो बन जाएगा। अब हम लोग कुछ और यौगिक को लिखते हैं और उसमें ऑक्सीकरण संख्या और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ज्ञात करने को ट्राई करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। यहाँ पे 4 यौगिक दिया है, जिसमें इस यौगिक का तो हम कई बार निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसका निकालने का ट्राई करते हैं। जैसे है CuNH3 का होल 4 और SO4। तो SO4 का होता है चार्ज -2, NH3 का 0 होता है, तो 0 के 4 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। अब x यहाँ मानेंगे तो x + 0 - 2 बराबर अगर 0 है, सो x विल बी +2। तो यहाँ x का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, +2। सॉरी, Cu का जो ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अब हमें पता है Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 2 निकाल देंगे इससे। तो जो यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में Cu है, ये कितना इलेक्ट्रॉन हमें प्रदान करेगा भाई, तो ये 27 करेगा। और यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, तो 4 हैं। तो 4 के 2 गुना में यानी 8 इलेक्ट्रॉन हमें लिगेंड से प्राप्त होगा। तो इसका जो EAN होगा यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो क्या हो जाएगा, 7 8 15, तो कितना हो जाएगा 35। तो इस वाले यौगिक का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना हो जा रहा है, 35। अब इस यौगिक को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि सोडियम है, जिंक है और साइनाइड है। तो साइनाइड का होता है -1, तो 4 का क्या हो जाएगा, -4। जिंक है केंद्रीय धातु, तो इसे निकालना है। सोडियम का होता है +1, 2 है तो हो जाएगा +2। तो +2 + x -4, सो x विल बी = 0 देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 है। तो x के एक स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जिंक जो है वो +2 संयोजकता दिखा रहा है, यानी ऑक्सीकरण क्या है, +2 है। अब जिंक का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 30। तो इस वाले यौगिक का एटॉमिक नंबर 30 होता है जिंक का, और 2 निकल जाएगा तो 28 देगा। और नंबर ऑफ लिगेंड्स इसमें है 4, तो 4 दूनी 8 वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लिगेंड देगा। तो 28 और 8 कितना हो जाता है, 36। तो इस यौगिक का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 36। अब यहाँ पे देखते हैं कोबाल्ट है और NH3 का कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ पर 4 देखिए कितना है, +3। तो पहले तो हम लोग 0 मानते थे, कुछ नहीं था, अभी +3 दे रखा है। तो 0 + x बराबर क्या होगा, +3। तो x बराबर +3। तो यहाँ कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। और अगर कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे कोबाल्ट का। पहले देखते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो क्या होता है, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट। तो आयरन का 26, तो इसका 27 होता है। तो कोबाल्ट का 27 होता है, +3 है तो 3 वो निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 24 यहाँ से। और लिगेंड की संख्या 6 है, तो 6 दूनी 12 यहाँ से। तो इसका भी एटॉमिक नंबर जो है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आई होप कि आप उसे ज्ञात कर पा रहे होंगे। आपसे पूछेगा प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, तो कहेंगे लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन तथा केंद्रीय धातु परमाणु से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, या उनके योगफल को क्या कहेंगे, EAN कहेंगे। एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। और साथ में ये याद रखिएगा हमेशा कि लिगेंड्स गिव इलेक्ट्रॉन्स ट्वाइस ऑफ देयर नंबर, यानी जितना लिगेंड का नंबर होता है उससे 2 गुना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमें प्रदान करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, जिसे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा और उसी में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार मैं IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकता हूँ किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। फिलहाल के लिए अगर आप ये याद करके आएंगे, ये जो हमने आपको समझाया कि जल का IUPAC नेम जो होता है एक्वा एमीन कार्बोनेटो नाइट्रोसिल, ये सारे अगर आप याद कर लेते हैं। OX का ऑक्सीलेटो होता है, EN का इथिलीन डायमीन होता है, और EN का सूत्र भी याद रखिएगा, CH2 CH2, और दोनों से जुड़ा रहेगा NH2 NH2।
तो ये सूत्र होता है एथिलीन डायमीन का, ये भी आप याद रखेंगे तो आए। और ये ऑक्सीलेटो का सूत्र होगा C2O4, यहाँ भी लिख रखे थे, ये दोनों याद रख लीजिएगा। बाकी EDTA आपको नहीं याद रखना है, बस वो एग्जाम्पल अगर आपको मानना होगा बहुधंतु लिगेंड का तो ये आप मार दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और P ब्लॉक और D और F ब्लॉक के लिए आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज बताना पड़ेगा, जिस वजह से उसको मैंने नहीं बताया। जो चैप्टर बहुत आसान है उसे बहुत जल्दी क्लियर करेंगे, और ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट भी है, तो विश्वास रखिए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी मेहनत तो कर ही रहे हैं, आपको भी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।